हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं एक गांव का गरीब आधा पागल लड़का था। सब मुझे पागल समझते और कहते भी थे, लेकिन पता होने के बावजूद मुझे किसी ने समझा नहीं। जमाने ने मुझे छोड़ दिया और जमाने का तो बनता भी था। मुझे तो मेरे सगों ने भी नहीं अपनाया। मुश्किल वक्त वाकई ही असल चेहरे सामने ले आता है। मेरे बाप के मरते ही मेरे सगे मामू ने मुझसे नजरें फेर ली। जहां पर मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे माँ बाप एक हादसे में मर गए। मेरे मामू, जो इनके सामने मुझ पर बहुत मोहब्बत जताया करते थे, उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ा जैसे जानते ही ना हो। ऐसे में खाली गुर्बत भरा घर वहशत ज़्यादा मेरे पागल होने के लिए काफी था। तन्हाई का शिकार बंदा जिसके पास बात करने को भी कोई ना हो, उसके पास कोई बैठने को भी तैयार ना हो, शादी कौन करेगा उससे? और उम्र भी 35 के करीब पहुंच गई हो। मुझ जैसे नौजवान बिना तनख्वाह के मुलाजमत करते हों तो कौन सी लड़की हमसे शादी करना चाहेगी? लेकिन शायद किसी को भी इस बात पर यकीन ना आए कि सोमिया ने मुझसे शादी के लिए खुद कहा था, बल्कि मेरी मिन्नत समाजत की थी। हालांकि वो बहुत हसीन और कम उम्र लड़की थी और दौलतमंद भी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शादी के बाद जो हकीकत मुझ पर आश्कार होने वाली है, वो मुझसे जीने का हक तक छीन लेगी। आज जो कुछ मुझसे मेरी बीवी ने कहा था, मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं या मैं खुदकुशी कर लूं। आज मुझे अपनी बीवी की बातें सुनकर अपना आप इतना छोटा और मामूली लग रहा था जितना पहले कभी नहीं लगा। मैं आज भी अपने इसी पुराने से 2 कमरों के घर के सहन में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। गांव में मेरा छोटा सा घर था। मैं किराने की दुकान पर मुलाजमत करता था, लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी। वो शख्स मुझे महीने भर का राशन दे देता था। चूंकि मेरे वालिदैन हयात नहीं थे, इसलिए मैं अकेला ही होता था। इसलिए मेरा गुजर बसर इस कलील राशन से हो जाता था। मेरे वालिदैन हयात होते तो शायद मेरी शादी कहीं ना कहीं करवा भी देते, लेकिन मुझ जैसे कंगाल मर्द को भला कौन अपनी बेटी दे सकता था? मेरी उम्र भी अब 40 बरस की हो चुकी थी। लड़कियों के रिश्ते तो दूर, मुझसे तो कोई खातून भी शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जहनी मरीज भी था। मुझे नींद में बातें करने की आदत थी। राह चलते हुए भी मैं खुद कलामी करता था। साथ हाथ भी यूं हिलाने लगता जैसे मेरे बराबर कोई और भी चल रहा हो। तन्हा इंसान जब अपनी तन्हाई से तंग आ जाता है तो शायद मेरी तरह ही बावला हो जाता है। मैं 20 साल का था जब मेरे माँ बाप एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। एक तो इस हादसे से नहीं, मेरे जहन पर बहुत बुरा असर किया था, और इसके बाद मुझे अपनाने और गले लगाने के बजाय मेरे ताया ने मुझसे कता ताल्लुक कर लिया था। मुझे तनहा छोड़ दिया था। हालांकि मेरे वालिद की जिंदगी में मेरे चचा मुझसे बहुत मोहब्बत जताते थे। एक मुझ पर मेरी माँ बाप के बिछड़ जाने का सदमा था, दूसरा मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था, और जो रिश्तेदार थे वो भी मुझे छोड़ गए थे। शुरू शुरू में मेरा जहनी तवाज़ुन कभी कभी खराब होने लगता था। मुझे अपने माँ बाप याद आने लगते थे। मैं अकेला अपने घर पर बैठा फूट फूट कर रोने लगता। मैं अपने माँ बाप को पुकारने लगता, और रात के सन्नाटे में जब मेरी आवाज़ गूंजती तो आस पास रहने वाले लोग मुझे पागल समझने लगते। एक मर्द होते हुए भी मुझे खाली घर से कभी कभी खौफ सा महसूस होने लगता था। पर कभी कभी मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह से जीने लगता हूँ। लेकिन एक बात की कमी मेरी जिंदगी में जरूर थी, और वो थी किसी हमसफर, किसी साथी की जिसे मैं अपनी दिल की बात कह सकता। तन्हाई का नाम बड़ा ही जहरीला होता है, ये मैं जानता था। यह मेरी जिंदगी जो इसी डगर पर गामजन थी। यहाँ तक कि मैं 35 साल का हो गया था। अब तो शादी की उम्मीद भी मैंने दिल से निकाल दी थी। मैं खुद से बिल्कुल मायूस हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से एक लड़की मेरी जिंदगी में आ गई, जिसने मेरी जिंदगी को दिनों में बदल कर रख दिया था। वो एक 18 साल खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सोमिया था। लेकिन जब मुझे उसकी हकीकत मालूम हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पहली मुलाकात सोमिया से उसी दुकान पर हुई जहां मैं मुलाजमत करता था। मैं अपने किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। मेरा मालिक मुझे अकेला छोड़कर अपने घर गया था। गर्मियों के दिन थे, हब्स का मौसम था। दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी में दोपहर के वक्त लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे। इस वक्त कोई ग्राहक भी नहीं था। मेरा मालिक अपने घर चला गया तो पसीने से शराबूर वहां बैठा हुआ था मैं। इस वक्त भी खुद से हम कलामी में मशगूल था मैं। मेरी बात सुनने वाला तो कोई नहीं था, ना ही मैं खुद से बातें करने का आदी हो चुका था।
ابھی بھی میں کرسی پر بیٹھا خود سے ہی باتیں کر رہا تھا، جیسے میری ماں میرے سامنے بیٹھی ہے اور وہ اس سے اپنے دل کی بات میں کر رہا ہوں۔ میرے پاس تصورات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میرے شکوے بس اپنی والدہ کے تصور سے ہی جاری رہتے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے اب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جب ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، گرمی سے بکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی گاڑی میں بھی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا اور مجھ سے پانی کی بوتل مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے جلدی سے ٹھنڈا پانی دے دو۔ میں جلدی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ فریج سے میں نے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے دے دی۔ وہ شاید کہیں دور سے سفر کر کے آ رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اسی ماڈل لڑکیاں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے لباس اور قیمتی گاڑی سے ہی لگ رہا تھا کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھ سے بوتل چھینی اور منہ کو لگا لی۔ اسے پیاس کی شدت لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ منہ کو لگائے پانی پینے لگی۔ پانی کی بوتل ختم کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بنا پیسے پوچھے مجھے 500 کا نوٹ پکڑا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے کہتا رہ گیا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، اب باقی پیسے واپس لے جائیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی آپ رکھ لیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ لڑکی کتنی نیک دل ہے جو مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں نے بوتل کی اصل قیمت کے پیسے دراز میں اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ میں بہت خوش تھا، پہلی بار کئی سال کے بعد میری جیب میں پیسے آئے تھے۔ میرا مالک مجھے بس راشن پکڑا دیتا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی پھر سے میری دکان پر آئی اور مجھ سے بسکٹ اور جوس خریدنے لگی۔ اس بار بھی وہ پیسے کچھ زیادہ ہی دینے لگی، لیکن اس بار میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں اسے زیادہ پیسے ہرگز بھی نہیں لوں گا۔ میں نے اتنے پیسوں کا کرنا بھی کیا تھا؟ لیکن اب تو وہ لڑکی روز ہی دکان پر آنے لگی اور مجھے غور سے دیکھتی رہتی ہے۔ وہ مجھ سے چیزیں خریدتی اور چلی جاتی اور جاتے ہوئے مجھے پیسے زیادہ دینے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی اور چلی جاتی، لیکن ایک بات جو جرت اس لڑکی نے دکھائی تھی، میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ایک بار میرے گھر تک پہنچ گئی۔ صبح صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دڑدڑایا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے میں صحن میں ہی سو رہا تھا اور میرے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن جب میرے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو مجھے اپنا وہم لگا، اور اس کے بعد جب دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ میرے گھر میں، مگر کیوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا اندر آ سکتی ہوں میں؟ اس کی آواز سن کر میں اتنی حیرت میں آ گیا، میں چونک کر پیچھے ہٹا۔ لڑکی میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کی گاڑی بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میری مالی مدد کرنے آئی ہوگی، اپنی جان کا صدقہ دے کر چلی جائے گی۔ مجھ جیسے غریب پاگل پر کوئی ترس ہی کھا سکتا ہے، مگر جب میں نے اسے صاف منع کر دیتا تو یہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ کسی اور کا بھلا کر دے۔ لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی، حیرت سے اس کے منہ سے چھوٹا لفظ، میں کچھ پل تو ہل ہی بھی نہیں پایا تھا، پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے تکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگا وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ وہ کم عمر خوبصورت لڑکی بھلا مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میں تو نہ امیر ہوں، نہ کوئی حسین نوجوان ہوں۔ میں عام سی شکل و صورت سے بھی کم شکل کا 35 سال کا مرد تھا۔ وہ بالکل کنگلا۔ مجھے تو غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھے، پھر یہ تو ایک امیر تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے تم سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا حسین تو کوئی خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ کوئی روزی روٹی کا معقول انتظام۔ وہ کہنے لگی میرے پاس گھر بھی ہے اور پیسہ بھی، اس لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے اچھے لگے ہو، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات سن کر یقین کرنا بہت مشکل سا ہوتا ہے، لیکن اب بھی میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا ذہن اس قسم کی مہربانی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے حسن پر وہ فرفتہ ہو گئی ہوگی۔ میں تو ایسا مرد تھا کہ عام سی شکل و صورت کی عورتیں بھی مجھے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی، اور یہ تو اچھی خاصی حسین تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج ہی نکاح کریں گے اور تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سوچا جب قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو ہم ہی بھر لی، اور شام تک ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ مجھے اپنے ساتھ وہ لے گئی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس لڑکی نے نکاح کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں بھی چپ تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب اس کی گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تو وہ محل نما بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھی۔ وہ لڑکی اتنی دولت مند تھی اور خوبصورت اور کم عمر بھی۔ پھر مجھ جیسے شخص سے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میری عقل اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اور گاڑی جس پورچ میں جا کر رکی تھی وہاں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی،
मुझसे घर के अंदर आने का कहने लगी। मैं गाड़ी से बाहर निकलते ही एक ख्वाबों की दुनिया में कदम रख चुका था। लॉन था जहाँ किस्म किस्म के रंगीन फूल सजे हुए थे। वो बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना अंदर से भी था। लाउंज में दाखिल होते ही उसके सामने 2-3 मुलाजिमीन आकर अदब में खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर उसने मुझे एक मदाफाना अंदाज से देखा और एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करने के कहने लगी कि आप इस कमरे में चले जाएं। खुद वो ऊपर का जीना चढ़ गई। मैं इसके बताए हुए कमरे में आ गया। वो कमरा भी काफ़ी कुशादा था। फर्नीचर ज़्यादा और नफीस सा था। मैं अपने कपड़े साथ लाया था, इसलिए नहा कर मैंने वही कपड़े पहन लिए। कुछ देर में इसी कमरे में बैठा रहा मैं। उसकी दौलत और महल नुमा घर को देखकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया था। मेरे जहन में बस एक ही सवाल कुलबुला रहा था। वो ये था, इस लड़की में ऐसी क्या खामी थी जो उसने मुझसे ऐसे शख्स से शादी की थी। लेकिन ये राज भी मुझ पर राज ही नहीं रहा था, और ये वजह मालूम हुई तो मेरी अकल दंग रह गई थी। दोपहर के खाने के लिए जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो इस खाने के मुख्तलिफ लवाजमात देख कर मैं खुश हो गया। बहुत अरसे के बाद मैंने शेर होकर खाना खाया था। इस लड़की ने मुझे खाने के बाद अपने मुलाजिम से कहा कि मुझे अपने साथ मार्केट ले जाए और अच्छे से कपड़े दिलवाए। वो मुलाजिम मुझे अपने साथ ले गया और बहुत ही कपड़े, जूते, मुख्तलिफ चीज़ें दिलवाईं। उसके बाद वो मुझे एक महंगे वाले सैलून में ले गया। उसने मेरे बालों का बहुत अच्छा सा स्टाइल बना दिया। रात इस लड़की ने मुझे पैंट कोट पहनने और तैयार होने के लिए कहा। जब मैं तैयार होकर बाहर निकला तो वो भी एक साड़ी पहने बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इस वक्त ब्लैक रंग की साड़ी में हद दर्जा वो खूबसूरत लग रही थी। मुझे वो अपने साथ एक क्लब में ले गई। मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। वहां का अजीब माहौल देखकर परेशान सा हो गया। सब औरतें मर्द नाच रहे थे। सोमिया भी डांस फ्लोर पर नाचने लगी और मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। वो मुझे साथ साथ डांस के स्टेप भी बता रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होने लगी। बेशक वो मेरी बीवी थी, लेकिन मुझे यूं सबके सामने उसका यूं मुझे गले लगाना बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मैं उसके पैसे का मोहताज था, इसलिए बोल नहीं सकता था। फिर भी बहरहाल एक इंसान भी था। इसकी कुर्बत मेरे अंदर की दुनिया को तहबाला कर गई थी। वो एक हसीन थी, दूसरी कम थी उम्र, सारी खूबियां थी उसमें, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे साथ एक ऐसे रिश्ते में जुड़ी हुई थी कि मेरा इसकी तरफ माइल होना लाजमी सी बात थी। रात जब वो घर पहुंची तो शराब के नशे में चूर थी। लड़खड़ाते कदमों से वो ऊपर का जीना चढ़ रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया, क्योंकि वो मुझे गाड़ी में कह चुकी थी कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और वो अपने कमरे में जा रही है। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगा कि ये कैसी लड़की थी। मुझसे शादी भी की और फासले भी, लेकिन मेरा हक भी मुझे देने को तैयार नहीं थी। मेरे लिए वो लड़की एक पहेली बनती जा रही थी। मैं चुपचाप बेड पर लेट गया। सोमिया के बारे में सोचते हुए ही मेरी आंख लग गई। वो मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन रात को मुझे रोज क्लब ले जाती थी। वैसे ही मेरे साथ डांस करती, मेरे करीब आती और शराब भी बेतहाशा पीती थी। लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज वो नशे में जब वापस गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो बेतहाशा रो रही थी। मुझसे कहने लगी, ये दुनिया बहुत बुरी है, धोखेबाज है। कब से इसकी आंखें मुसलसल बह रही थी। वो थी भी गुस्से में। घर जाकर मैं उसके बारे में सोचने लगा कि ये लड़की इतनी दौलतमंद है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर ये रो क्यों रही थी। इस लड़की को भला क्या गम हो सकता था। मुझे जब भी उसके बहते आंसू नजर आते तो मुझे दुख सा होने लगता। सुबह नाश्ते में उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो बहुत अफसुर्दा सी थी। मेरा दिल था कि उससे पूछूं कि उसे क्या गम है, लेकिन मेरी हिम्मत उसके सामने जवाब दे जाती थी। लेकिन आज तो मेरे दिल में भी उस बात का जिद था कि मैं उससे वजह पूछूं। मैंने डरते हुए उससे बात शुरू की थी। वजह पूछी कि वो रात को क्यों रो रही थी, इसे क्या गम है। मेरी बात पर वो हत्थे से उखड़ गई। कहने लगी, अपने काम से काम रखा करो। मैं चुप सा हो गया, लेकिन मुझे ये बात जानने का तजस्सुस भी होने लगा कि आखिर उसे क्या गम है। लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसे एक नौजवान लड़के से लड़ते हुए देखा। वो मेरे साथ एक मॉल में शॉपिंग करने गई थी जब उसका टकराव एक नौजवान लड़के से हो गया। वो नौजवान उसे देखकर कुछ देर तो देखता रहा, लेकिन उसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन न जाने सोमिया को क्या हुआ कि उस नौजवान के पीछे लगी, उसके पास जाकर चिल्लाने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये देखकर मैं परेशान सा हो गया था। मैं फौरन सोमिया के पास गया और इस नौजवान का गिरेबान पकड़े खड़ी थी वो। मैंने सोमिया को बड़ी मुश्किल से सबसे पीछे किया था। वो नौजवान भी उसे घूरते हुए चला गया। कहने लगी, इस शख्स को जान से मार डालूंगी मैं। मैंने बहुत मुश्किल से संभालते हुए कहा और घर ले आया। चंद दिन वो अपने कमरे से बाहर ना निकली। मैंने मुलाजमा से पूछा तो कहने लगी कि सोमिया को बुखार है। उसके कमरे में आ गया। वो बेहोश लेटी हुई थी और दवाएं भी यूं ही रखी थी। मैंने उसके माथे को छुआ तो बुखार से तप रहा था। मैं उसके सर पर पानी की पट्टियां करने लगा। वो शायद बहुत रोई थी। उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थी। न जाने वो नौजवान कौन था और ये उसके क्यों लड़ रही थी। वो अब भी नींद की गनूदगी में थी, सोए हुए भी सिसक रही थी। मुझे उस पर अब तरस आने लगा था। शायद मेरी तरह वो भी तन्हाई का शिकार थी।
मैं रात भर उसकी तीमारदारी करता रहा। सुबह जब वो नींद से जागी तो मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। कहने लगी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरा फर्ज है तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं ये कहकर उसे नाश्ता करवाने लगा। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। मेरे हाथ से नाश्ता करते हुए फिर से रोने लगी। मेरा कोई अपना नहीं है। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे वालिद बैरून मुल्क में ही रहते थे। कभी कभार यहाँ आते थे। मैं अब तक नौकरों के ही रहमो करम पर पली हूँ। मैं उसकी बातें खामोशी से सुनता रहा। मेरा उसका दुख साझा था। वो भी तनहा थी और मैं भी। अब वो मुझसे बातें कर लेती थी। हम मियाँ बीवी तो बन गई पाए थे, लेकिन अच्छे दोस्त जरूर बन गए थे। मुझसे अपने वालिद की बातें करती रहती, जिनका 1 साल पहले ही इंतकाल हुआ था। एक बार मैंने उसे इस नौजवान के बारे में पूछा कि वो कौन था, तो वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई। कहने लगी, मुझे इस शख्स से नफरत है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताना। मैंने भी उसे दोबारा कुरेदा नहीं, लेकिन एक बार मैंने ये देखकर चौंक गया कि जब वो नौजवान उसके कमरे से बाहर निकल रहा था, मुझे हैरत हुई कि वो शख्स सौम्या के घर और कमरे में क्या करने गया था। मैं सौम्या के कमरे में गया तो आज वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे हैरत सी हुई थी कि वो तो इस शख्स से नफरत करती थी, लेकिन जो बात उसने मुझे बताई सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगी, ये नौजवान मेरा पहला शौहर था। ये सुनकर मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। उसने कहा, मैंने इसे टूट कर चाहा था, उससे मोहब्बत की थी। हम दोनों की मोहब्बत शादी ऐसी ही थी, लेकिन उसके बाद इस शख्स को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से मोहब्बत हो गई। उसकी खातिर इसने मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई, उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन ये मुझे छोड़कर चला गया। इसे लगा मैं इसकी याद में हमेशा रोती रहूंगी, खुद को बर्बाद कर लूंगी, किसी को भी नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि इससे लगता था कि मैं सारी जिंदगी इसकी मोहब्बत में तड़प कर गुजार दूंगी। मैंने भी जिद में आपसे शादी कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर सकी। शायद इसलिए कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं आज भी वही मौजूद है। और जब शॉपिंग सेंटर पर इस शख्स से मेरे साथ आपको देखा, तो इसे एहसास हुआ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए वो मेरे पास आया था। कहने लगा कि मैं आपसे तलाक ले लूं तो वो मुझसे हलाला कर लेगा। मैं किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह उसकी सारी बातें सुन रहा था, और मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ लाई थी वो, ताकि अपने साबका शौहर के दिल में दोबारा अपनी मोहब्बत जगा सके। हम गरीब शायद अमीर लोगों के हाथों का खिलौना बनने के लिए ही होते हैं। वो जब चाहे हमसे खेलें और जब चाहे हमें फेंक दें। शायद अब वो शख्स सोमिया को फिर से अपना लेगा। मेरा काम शायद खत्म हो चुका था। इससे पहले सोमिया मुझसे कुछ कहती, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गया था कि वो मुझसे अब छुटकारा हासिल करने का ही कहेगी। खामोशी से उसके कमरे से बाहर आ गया। मैं बिल्कुल टूट सा गया था। मैं अपने कमरे में आया तो आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरा सांवला रंग, मेरे बैठे से नैन नक्श अब इस शख्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वो मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत और हसीन था, दौलतमंद भी था, और सबसे बड़ी बात कि वो सौम्या की मोहब्बत था। मैंने अपने बहते आंसू साफ किए और अपना बैग उठाया जो अपने साथ लाया था। मैंने बस एक रुका उसके नाम लिखा और वहां से वापस अपने गांव चला गया। सोमिया से मेरी मोहब्बत करने लगा था, लेकिन जानता था कि वो इस शख्स को चाहती है। इसलिए सोमिया के मुंह पर यह बात नहीं सुन सकता था कि वो तलाक मांगे। इसलिए मैंने उसे रुके में ही लिख दिया कि चंद दिन बाद उसे तलाक के कागज भेज दूंगा, ताकि वो अपने साहब का शौहर से दोबारा शादी कर सके, जो उसकी मोहब्बत था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने तलाक दे सकूं। फिर घर पहुंचकर बहुत अरसे बाद फूट फूट कर रोया था, और मेरे नसीब में शायद यही तन्हाई लिखी थी। मैं सोच चुका था कि 2 दिन तक सोमिया को तलाक के कागज भिजवा दूंगा, लेकिन सुबह मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर जोर से धड़धड़ाया गया था। मैं हड़बड़ा कर उठा था। मैं दरवाजा खोला तो सामने सोमिया खड़ी थी और रो रही थी, और मेरे घर में बड़े गुस्से से दाखिल हुई थी, और वो रुक्का भी फाड़ दिया जो मैं लिख कर आया था। कहने लगी, आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप भी मुझे बड़ी सजा देना चाहते हैं? मुझे क्यों तलाक देना चाहते हैं? मैंने कहा कि तुम इस शख्स से मोहब्बत करती हो, वो भी तुम्हें दोबारा अपनाना चाहता है, फिर वो तुम्हारे काबिल है, खूबसूरत भी है, दौलतमंद भी, लेकिन तुम्हारे जैसा मैं भला कहाँ से लाऊंगी? तुम्हारे काबिल हूं मैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, आपको क्या लगता है जो मुझे पहली बार बसा ना सका, दोबारा वो बसा लेगा? हाँ, मैंने उससे बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन उसने नहीं की थी। वो खुद पसंद था। उसे सिर्फ खुद से मोहब्बत है। वो समझता था कि मैं उसके ठुकराए जाने के गम से सीने से लगाए अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। कि मैं आपसे शादी करते वक्त वो हुस्न को अपना मयार नहीं बनाया। बस इससे बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैं इसलिए खुश थी कि वहां वो हमेशा खुद से ये सवाल करता रहेगा कि मैं उसके बरक्स किस शख्स को अपने लिए चुन चुकी हूँ। अब इस आग में जलता रहेगा कि आखिर आपने ऐसी क्या खूबी है कि मैंने शादी इज्जत में की थी, लेकिन जो फिक्र और मोहब्बत आप मुझे दिखाते थे, वैसे दोस्तों की तरह मेरी बातें सुनते थे। मेरे दिल में आपका मुकाम बहुत ऊंचा हो चुका है। मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहती। मुझे आप जैसे दोस्त की जरूरत है, जिसे मैं अपने दिल की बात बिला झिझक कह सकूं। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगी,
میرے ساتھ چلے، میں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ میں نے سومیا کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ اس شخص کی بار پر خوش تھی۔ اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ہار چکا تھا۔ عورت کو ہمیشہ عزت اور محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ کسی نارمل انسان کے ساتھ بھی اپنی پوری زندگی کاٹ سکتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن جہاں عزت نہ ملے وہاں وہ صرف ایک صورت میں گزارا کرے گی کہ کوئی مجبوری ہو۔ اس کے علاوہ محبت اور عزت میں سے کبھی عزت کو ترجیح ہی دے گی، اور ایسا بھی نہیں کہ اسے عزت دی جائے تو وہ 2 گنا کر کے نہ لوٹائے۔